नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। तो आज बात करेंगे प्रधानमंत्री की गुजरात के आणंद की एक सभा में दिए गए भाषण में कही गई एक बात। उन्होंने कहा कि सरदार साहब को, उनका इशारा था सरदार पटेल की ओर, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को 500 से ज़्यादा रियासतों के एकीकरण का विलय का जिम्मा दिया गया और उन्होंने बखूबी किया। एक राज्य जम्मू कश्मीर का जिम्मा दूसरे व्यक्ति को दिया गया, नाम नहीं लिया उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू की ओर इशारा था कि उनको जिम्मा दिया गया। हालत ये हुई कि उसका खामियाजा आज तक देश को भुगतना पड़ रहा है और मैं सरदार साहब के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ, इसलिए मैंने कश्मीर का मसला हल किया। वो 370 और 35A के संदर्भ में कह रहे थे, कश्मीर में जो बदलाव आ रहा है उसके बारे में कह रहे थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का नाम आए और प्रशंसा सरदार पटेल की हो, ये कांग्रेस को भला कैसे बर्दाश्त हो सकता है। तुरंत कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जयराम रमेश का बयान आया, ट्वीट किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री फिर से इतिहास को वाइट वॉश करने की यानी झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह खुद ही नहीं चाहते थे भारत में विलय, वो हीला हवाली कर रहे थे, इसलिए देर हुई, इसलिए समस्या हुई। और उन्होंने इसके लिए कहा कि सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर का विलय हो भारत में, या उसके बहुत इच्छुक नहीं थे। इसके लिए उन्होंने राजमोहन गांधी की किताब जो उन्होंने सरदार पटेल पर लिखी है उसका उदाहरण दिया और कहा कि जो है 13 सितंबर 1947 13 सितंबर 1947 की सुबह तक सरदार पटेल इस बात से संतुष्ट थे कि अगर जो है जम्मू कश्मीर का विलय भारत में नहीं होता तो कोई बात नहीं। उसी दिन सुबह उन्होंने चिट्ठी लिखी तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को और लिखा कि अगर जम्मू कश्मीर उधर जाना चाहता है यानी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। मतलब ये था कि सरदार जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को लेकर उदासीन थे। लेकिन उसी दिन सरदार पटेल ने फिर चिट्ठी लिखी किसको? रक्षा मंत्री को उस समय के, और कहा कि जम्मू कश्मीर का जल्दी से जल्दी विलय होना चाहिए भारत में। तो वो कुछ घंटों में कैसे उनकी राय बदल गई? कुछ घंटों में राय इसलिए बदल गई कि कुछ घंटे पहले ही जिन्ना ने ये घोषणा की कि वो जूनागढ़ के विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, यानी पाकिस्तान में विलय के नवाब जो जूनागढ़ के थे उन्होंने प्रस्ताव दिया था जिन्ना को कि वो पाकिस्तान में विलय करना चाहते हैं अपनी रियासत का। तो सरदार पटेल ने कहा कि जब एक हिंदू बहुल इलाके का मुस्लिम शासक पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार हो सकता है तो एक मुस्लिम बहुल इलाके का हिंदू शासक भारत के साथ क्यों नहीं आ सकता, उसका विलय भारत में क्यों नहीं हो सकता। तो उनका दोनों का विलय कराएंगे, एक को साथ लेकर आएंगे जो आना चाहता है, दूसरे को बलपूर्वक लाएंगे। तो जूनागढ़ को बलपूर्वक लाए और जम्मू कश्मीर को राजा हरि सिंह की मर्जी से लेकर आए। अब आप देखिए कि इस पूरे मामले को ट्विस्ट कैसे किया गया। ये दिखाने की कोशिश हुई कि महाराजा जो जम्मू कश्मीर के थे हरि सिंह, वो भारत में विलय नहीं चाहते थे, वो हीला हवाली कर रहे थे, देर कर रहे थे, इसलिए सरदार पटेल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो इसके लिए नेहरू को क्यों दोष देना? नेहरू का तो कोई दोष है नहीं। लेकिन क्या है कि जो मैं बात कहता हूँ और आप सब भी मानते होंगे कि सच्चाई की एक बुरी आदत होती है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर निकल आती है। वो सच्चाई रास्ता खोजने के लिए हर उपाय करती है और किसी न किसी रूप में जो है सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो 24 जुलाई 1952 ये इस तारीख को जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनका लोकसभा में दिया गया बयान है। जम्मू कश्मीर पर बहस चल रही थी, उसमें उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आज़ादी मिलने से एक महीने पहले यानी जुलाई 1947 में ही उन्होंने प्रस्ताव रखा था नेहरू के सामने कश्मीर के भारत में विलय का, और नेहरू ने उनको झिड़क दिया था। जब बात ये अनौपचारिक रूप से हुई, जब बात औपचारिक रूप से सामने आई तब भी उन्होंने कहा कि उनको केवल जम्मू कश्मीर नहीं कुछ और भी चाहिए। अब ये कुछ और क्या था ये उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आगे स्पष्ट हुआ और वो जयराम रमेश की बात से भी स्पष्ट होता है, उसकी पुष्टि होती है।
जयराम रमेश का कहना है कि जम्मू कश्मीर का विलय शेख अब्दुल्ला के कारण हुआ। शेख अब्दुल्ला की दोस्ती थी जवाहरलाल नेहरू से और वो गांधी जी का सम्मान करते थे, इसलिए हो पाया। अब इस पूरे मामले को समझिए। शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती थी। शेख अब्दुल्ला की पार्टी को वहाँ जवाहरलाल नेहरू मजबूत करना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला के जरिए जम्मू कश्मीर का विलय कराना चाहते थे। महाराजा हरि सिंह को किनारे करना चाहते थे। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने अभियान छेड़ रखा था जम्मू कश्मीर में। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिए कि जवाहरलाल नेहरू के लिए कश्मीर का भारत में विलय उतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना शेख अब्दुल्ला की राजनीतिक हैसियत बढ़ाना। ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये फ़र्क है जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में। सरदार पटेल के लिए देश पहले था और आखिर में भी था। तो उनके लिए 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक या जितने तक आप गिनना चाहें, उनके लिए देश ही था। जवाहरलाल नेहरू के लिए प्राथमिकताएं समय समय के अनुसार अलग अलग होती थी। तो उस समय जम्मू कश्मीर के विलय के मामले में उनकी नज़र जो है वो शेख अब्दुल्ला पर थी कि कैसे अपने दोस्त की मदद की जाए, कैसे अपने दोस्त को सारा श्रेय दिया जाए। लेकिन इसी बीच में अगस्त के आखिर में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो इसके बहुत बुरे नतीजे भुगतने होंगे। और ये चेतावनी देने के बाद पाकिस्तान तैयारी करने लगा और उसने अक्टूबर 1947 में ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च कर दिया। पहले कबायलियों के भेष में, फिर पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी जो है वो जम्मू कश्मीर में घुस गई। जम्मू कश्मीर में युद्ध चल रहा था और पाकिस्तानी फ़ौजों ने उड़ी और बारामूला पर कब्जा कर लिया। महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर को भारत सरकार से मदद मांगी, सैनिक सहायता मांगी कि हमारी सहायता कीजिए। अगले दिन यानी 25 तारीख को वीपी मेनन, जो सरदार पटेल के खास थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के जो है वो सचिव भी थे, वो जम्मू कश्मीर पहुँचे, महाराजा से बात की और उनसे कहा कि आप तुरंत जो है जम्मू शिफ्ट हो जाइए। और उसके बाद दिल्ली लौटे। दिल्ली लौटने पर डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें सरदार पटेल भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, जिसमें वीपी मेनन भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी थे, डिफेंस मिनिस्टर भी थे। और इसमें जो है ये प्रस्ताव हुआ कि भारत सरकार को सैनिक मदद देनी चाहिए महाराजा को। अब आप देखिए डिले कौन कर रहा है। और ये जब फैसला हो रहा था उसके अगले दिन फिर 26 तारीख को वीपी मेनन फिर जम्मू पहुँचे और महाराजा हरि सिंह से भारत में विलय के कागज़ पर दस्तखत कराए। लेकिन नेहरू अपने पार्लियामेंट में दिए गए बयान में अपने भाषण में कहते हैं कि 27 अक्टूबर को पूरे दिन हम लोग इस पर विचार करते रहे कि जम्मू कश्मीर के महाराजा को सैनिक मदद दी जाए या नहीं दी जाए। अब आप देखिए वहाँ युद्ध की स्थिति है, वहाँ कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है और यहाँ चर्चा हो रही थी। इसी बैठक का जिक्र अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से आया है जब सरदार पटेल नाराज़ हो गए और उन्होंने नेहरू की परवाह नहीं करते हुए सेना भेजने का फैसला किया। 27 तारीख से ही हवाई मार्ग से भारतीय सेनाएं जम्मू कश्मीर पहुंचने लगीं और 27 अक्टूबर को जब फैसला हुआ तो उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं 24 जुलाई 1952 को कि सारे दिन विचार करने के बाद हम इस फैसले पर पहुँचे कि सैनिक मदद देने से मना नहीं कर सकते, यानी मजबूरी में इसको स्वीकार करना नहीं चाहते थे। सरदार पटेल नहीं होते तो शायद भारतीय फौजें न जा पाती जम्मू कश्मीर। इस बात को समझिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए समस्याएं पैदा करने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। लेकिन इतना ही नहीं, अभी और आगे है। इधर युद्ध चल रहा था, इसी बीच में जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस चले गए, संयुक्त राष्ट्र चले गए और कहा कि पाकिस्तान जो है हमारे इलाके पर कब्जा कर रहा है और इसको यूएन रोके। तो आपने पंचायत बुला ली। ये जो भारत पाकिस्तान के बीच का मसला था, जिसके बारे में सरदार पटेल का बड़ा स्पष्ट मत था कि हम अपने सैनिक बल के आधार पर युद्ध लड़कर पाकिस्तान से उसने जिस हिस्से पे कब्जा किया है वापस ले लेंगे। लेकिन नेहरू जी के यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद स्थिति बदल गई है।
यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पास किया और प्रस्ताव पास करके 3 शर्तें दोनों देशों के सामने रखी और युद्ध विराम कराया। तो पहली शर्त थी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो जम्मू कश्मीर से बाहर जाए। दूसरी शर्त थी कि भारत जम्मू कश्मीर में अपनी जो सेना उसकी जितनी पहुंची है उसको कम करे। और तीसरी शर्त थी कि भारत जो है प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे और प्लेबिसाइट का इंतज़ाम करे, जनमत संग्रह का इंतज़ाम करे। लेकिन वो कभी हुआ नहीं। पाकिस्तान जिन हिस्सों पर उसने कब्जा किया था, लगभग 40% कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, उसको छोड़ा नहीं कभी। भारत ने फिर अपनी फ़ौजें घटाई नहीं, वहाँ से हटाई नहीं, कभी प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर बना नहीं और कभी जनमत संग्रह हुआ नहीं। ये जो काम था जवाहरलाल नेहरू का, अगर उन्होंने जुलाई 1947 में जो प्रस्ताव दिया था महाराजा हरि सिंह ने, उसको स्वीकार कर लिया होता तो जम्मू कश्मीर का विवाद होता ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर हमारे पास होता। जवाहरलाल नेहरू की इन हरकतों से सरदार पटेल कितना परेशान थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने लिखा है, जुलाई 1946 में लिखा उन्होंने, जब नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष चुने जा चुके थे, तब तक प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। उन्होंने लिखा कि चौथी बार चुने गए हैं जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन वो आज भी बाल सुलभ मासूमियत से काम करते हैं, जिससे हम लोग संकट में फंस जाते हैं। और आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा, हम एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। हमारा काम ही तय करेगा कि हमें अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी या हमारी सारी उम्मीदें हमारी मूर्खता के कारण चकनाचूर हो जाएंगी। अभी मूर्खता की बात किसके लिए कह रहे हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। और अगर किसी को शंका हो, किसी को अब भी समझ में ना आया हो, तो अगली लाइन से समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि नेहरू ने हाल ही में ऐसे कई काम किए हैं जिसकी वजह से हमको शर्मिंदा होना पड़ा है। और कौन से काम हाल ही में? जम्मू कश्मीर में उनका काम, जिस तरह से शेख अब्दुल्ला को बढ़ा रहे थे, संविधान सभा में सिख प्रतिनिधि के चुनाव का मुद्दा, और AICC के सम्मेलन के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार पटेल लिखते हैं, ये सब भावनात्मक पागलपन है और हमें ये सब जो नेहरू करते हैं उसके बाद ये सब ठीक करने में बड़ी परेशानी होती है। तो ये कोई बीजेपी का नेता, कोई जनसंघ का नेता, कोई RSS का नेता, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहे, कोई कांग्रेस का विरोधी आरोप नहीं लगा रहा है। ये टिप्पणी किसी भाजपाई की या कांग्रेस विरोधी की नहीं है। ये टिप्पणी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, लौह पुरुष की है, जिनको पूरा श्रेय जाता है 500 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा रियासतों के भारत में विलय का, जिन्हें देश की एकता अखंडता को बनाए रखने का श्रेय जाता है। उन सरदार पटेल के मन में जवाहरलाल नेहरू को लेकर क्या भावना थी, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये किसी के बयान पर, किसी के कहने से या किसी की टिप्पणी से या किसी के इन्फरेंस निकालने से, किसी घटना से, उससे नहीं निकल रहा है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। लेकिन चूंकि जिक्र अभी सिर्फ जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर में जो जवाहरलाल नेहरू ने किया उसकी कीमत 75 साल से हम लोग चुका रहे हैं। और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने होते तो अब भी चुका रहे होते। अगर 2019 में 370-35 से न ख़त्म किया जाता तो अब भी कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद उसी गति से चल रहा होता, हो सकता है उससे और तेज़ हो जाता। 2019 में 370-35 से ख़त्म न किया जाता तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और चीन का उसको समर्थन और ज़्यादा बढ़ गया होता। 5 अगस्त 2019 के बाद जब संसद के प्रस्ताव से अनुच्छेद 370 और 35 से ख़त्म हुआ, तब से चीन और पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है और पाकिस्तान का जो दावा है कश्मीर पर, उसका आधार खत्म हो चुका है। तो जो गलती जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसको ठीक करने की कोशिश सरदार पटेल कर रहे थे और उसमें कामयाब हो भी जाते अगर वो कुछ समय और जीवित रहे होते। सरदार पटेल दिसंबर 1950 में उनका निधन हो गया। अगर वो 2-4-5 साल और जीवित रहे होते तो कश्मीर की समस्या हल कर देते। लेकिन वो काम जो अधूरा छोड़ कर गए थे उसको पूरा किया उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
जिस काम के बारे में हमको आपको सबको लगता था कि हमारे जीवन काल में ये होना असंभव है। ऐसे माहौल में जहां घाटी के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए आपको सेना की मदद लेनी पड़ती थी, बिना उसके झंडा नहीं फहरा सकते थे, वहां आज लाल चौक पर 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा ही तिरंगा दिखाई देता है। ये फ़र्क था जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में, और यही फ़र्क है आज नरेंद्र मोदी और आज की कांग्रेस में। सरदार पटेल जिस रास्ते पर चले थे उसी रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। कौन सा रास्ता? देश के इंटीग्रेशन का, एकीकरण का, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने का, देश की एकता और अखंडता को हर तरह से सुरक्षित करने का। अब ये कोई सामान्य बात नहीं है कि 40% कश्मीर जो है पाकिस्तान के कब्जे में चला गया जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से। 42,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई। ये दोनों काम देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ, और इसको ठीक करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और आप मानकर चलिए, नरेंद्र मोदी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे जब तक ये दोनों गलतियां जो जवाहरलाल नेहरू की थी उनको सुधार नहीं लेते, उस स्थिति में बदलाव नहीं आ जाता। तो आप ये मानकर चलिए कि ये किए बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो आने वाले समय का इंतज़ार कीजिए। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, धैर्य। इस नेतृत्व और इस सरकार के साथ एक चीज़ ज़रूरी है, और वो है धैर्य। ये कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते, ये कोई काम हड़बड़ी में नहीं करते। जो भी काम करते हैं ठोक बजाकर पूरी तैयारी करके करते हैं। तो इसलिए जब ये तैयारी कर रहे होते हैं तब लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। वैसे ही जैसे आदमी जब भूखा हो और खाना बन रहा हो, खाना बनने में समय लगे तो उसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, खाना तो मिलेगा नहीं। उसी तरह से हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि ये सरकार कुछ कर नहीं रही है। हमने 283 भी देख लिया और 303 भी देख लिया, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ये जो कर रहे हैं वो ऐसे काम हैं जिनको इससे पहले किसी ने करने के बारे में सोचा भी नहीं, और ये तो कर रहे हैं। हमको अब एतराज़ इस पर है कि इनकी स्पीड धीमी है। तो थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य का फल मीठा होता है, सहज पके सो मीठा होए। तो इसलिए धैर्य धारण कीजिए और इंतज़ार कीजिए भारत में हो रहे नए बदलावों का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।